नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। केरल और तेलंगाना में स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी बढ़त दिखाई पड़ रही है, जीत हासिल हो रही है। और इधर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कर रही है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से ठीक पहले वहां पार्टी में गतिरोध सामने दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके अलावा बिहार से भी बड़ी खबर है, वहां फिर एक बार कोशिशें हो रही हैं, राजनीतिक उठापटक की स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। क्या कुछ हो रहा है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं दो दक्षिण भारतीय राज्यों की जहां स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं। तेलंगाना में पहले चरण के जो पंचायत चुनाव हुए हैं, उनमें कांग्रेस पार्टी को भारी बढ़त दिखाई पड़ रही है, उनकी मतगणना शुरू हो गई है। और उसके अलावा केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को भारी बढ़त मिलती दिखाई पड़ रही है। वहां उसका मुकाबला लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट से है, यानी जो सत्तारूढ़ गठबंधन है वामपंथी पार्टियों से। एनडीए का क्या हाल है वहां, ये भी बताएंगे। वही स्थिति तेलंगाना में है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ है। क्या कुछ जो ताजा नतीजे हैं वो क्या बता रहे हैं अमलेंदु जी? या केरल की बात करें तो भारी बढ़त दिखाई पड़ रही है, और तेलंगाना में भी जो पहले चरण के चुनाव हैं उसमें आसपास कोई दूसरी पार्टी दिखाई नहीं पड़ रही है। समीर जी, 55% सीटों पर तेलंगाना में तो कांग्रेस जीत चुकी है जी। और भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे, भारतीय जनता पार्टी से आगे निर्दलीय हैं। तो वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर खिसक गई है जी। केरल में भी यूडीएफ जो है, जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन है, बम्पर मेजोरिटी के साथ आ रहा है वहाँ स्थानीय निकाय के जो चुनाव आ रहे हैं। और जो एनडीए है वो वहाँ तीसरे नंबर पे खिसक गया है, और एलडीएफ जो है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, वो दूसरे नंबर पे वहाँ चल रहा है। तो लड़ाई वहाँ यूडीएफ और एलडीएफ के बीच है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फासला है। मतलब बीजेपी तो वहाँ कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही है, वहाँ निर्दलीय जो है वो बीजेपी से आगे चल रहे हैं जी। तो ये वहाँ से इस समय आ रही है। और महत्वपूर्ण बात ये कि ये चुनाव बैलेट पेपर से हो रहे हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात जी, है। हाँ, जी। यहाँ पर जो स्थानीय निकाय चुनाव है ये बैलेट पेपर से हो रहे हैं। वहाँ मशीनों से यानी ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव नहीं हुए हैं, और भारी बढ़त दिखाई पड़ रही है केरल में भी और तेलंगाना में भी। केरल में तो मुकाबला यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में है, यानी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन और वामपंथी पार्टियों के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच में। लेकिन तेलंगाना में एनडीए से मुकाबला है, लेकिन बहुत आगे है कांग्रेस पार्टी वहां। जैसा बताया अमलेंदु जी ने कि उससे ज्यादा, बीजेपी से ज्यादा आगे वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वहां पर। तो ये पंचायत चुनाव के वहां पर नतीजे आ रहे हैं, और वही हाल केरल में है। ये एक दिखाई पड़ रहा है कि एक तो केरल में कांग्रेस पार्टी वापसी करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहां वामपंथी पार्टियों से ही उसका मुकाबला रहता है, लेकिन पिछली बार हार गई थी। पर ये अगले ही साल वहां 2026 में केरल में चुनाव भी है, और इन स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। हाँ बिल्कुल, विधानसभा चुनाव से पहले ये एक तरीके से कहा जाए कि ये प्री पोल जो है, बैरोमीटर आप इसको कह सकते हैं। मतलब विधानसभा चुनाव से पहले का बैरोमीटर जो ये बता रहा है। और समीर जी, ये देखने में आया है कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी पार्टी लीड करती है वो सरकार बनाती है, तो ये अधिकांश राज्यों में ऐसा होता है, और ये दक्षिण के राज्यों में भी है, केरल में भी ऐसा ही है, तेलंगाना में भी ऐसा ही है। तो ये एक तरीके से दोनों राज्यों में ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस वहाँ काफ़ी आगे चल रही है। बीजेपी बहुत पीछे खिसक गई है। नरेंद्र मोदी का करिश्मा जो बताया जाता है, नरेंद्र मोदी का करिश्मा है बड़ा भारी, वो बिहार में भी खैर नरेंद्र मोदी का करिश्मा नहीं था, वहाँ नीतीश कुमार जो है किस तरीके से आगे रहे ये देखा गया। तो ये अब करिश्मा जो है वो कहाँ है नरेंद्र मोदी का, ये तो मोदी जी जाने कहाँ हैं। अगर ज्ञानेश कुमार साथ में नहीं है तो नतीजे इस तरीके के आते हैं, ये भी चर्चाएं चलना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, और केरल में तो खैर कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन तेलंगाना में जरूर धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की। पर जो नतीजे अब दिखाई पड़ रहे हैं स्थानीय निकाय चुनाव के, वहां ऐसा लग रहा है कि लड़ाई में कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। बीजेपी से ज्यादा संख्या वहां निर्दलीयों की है, और कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है। वही हाल
केरल में भी है, वहां यूडीएफ यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन स्थानीय निकाय चुनाव में, नगर निगमों में भी और इसके अलावा पंचायत चुनाव में भी हर स्तर पर वहां काफी आगे है और उसका मुकाबला एलडीएफ से है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो सत्तारूढ़ पार्टी है। पर दोनों के बीच फासला बहुत ज्यादा है, ये दिखाई पड़ रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नतीजे हैं, खासतौर से दक्षिण भारत की जो राजनीति है और वहां जो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की बात होती है, एनडीए गठबंधन अभी भी वहां मजबूती से नहीं दिखाई पड़ रहा है वहां के राज्यों में। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश, अगर तेलंगाना के बगल की बात की जाए अमलेंदु जी, आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी जो वहां सत्तारूढ़ पार्टी है, वो सबसे बड़ा सहारा केंद्र में यूपीए सरकार के लिए है। लेकिन इंडिगो के बाद और उसके अलावा भी पिछले काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा है कि तेलुगु देशम पार्टी की दूरियां बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से बढ़ती चली जा रही हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये आपने बहुत एक तरीके से कहा जाए ज़बरदस्त बात आपने बताई है और इसका नतीजा जो है वो देखने को मिल रहा है। ये चर्चाएं भी हैं कि चंद्रबाबू नायडू की रेवंत रेड्डी के साथ भी हाल फिलहाल में बहुत ज़बरदस्त तरीके से कुछ बातचीत हुई है और अंदर अंदर क्या चल रहा है ये तो पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से इंडिगो वाले मामले में चंद्रबाबू नायडू के मंत्री हैं राम मोहन नायडू, जो कि एविएशन मिनिस्टर हैं, उनको घेरने की कोशिशें हुई, उससे ये संदेश गया कि बीजेपी अपने ही सहयोगियों को फंसाने की कोई तैयारी कर रही है। चूंकि इसे घेरा जाना चाहिए था मोदी जी को, तो मोदी जी को ना घेर के सिविल एविएशन मिनिस्टर को घेरना शुरू हो गया। अरे भाई, जब सिविल एविएशन मिनिस्टर के पास जहाज ही नहीं है, तो जहाज बेच दिए मोदी जी ने, तो सिविल एविएशन मिनिस्टर क्या करेगा? वो कन्हैया कुमार का बहुत वायरल होता है कि जब बिक गई एयर इंडिया तो क्या करेगा सिंधिया, तो उसमें सिंधिया एविएशन मिनिस्टर थे कि जब एयर इंडिया बिक गई तो सिंधिया क्या करेगा। तो ये कन्हैया कुमार का जुमला था वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था वायरल। तो ये अब जिस तरीके से राम मोहन नायडू को घेरने की कोशिशें हुई, उससे ये समझ में आया कि अंदर ही अंदर एनडीए में काफ़ी कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इधर नीतीश कुमार को लेकर भी फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं समीर जी। तो ये घपला कुछ ना कुछ एनडीए के अंदर चल रहा है। तो एक बड़ा सेटबैक जो है, ये निकाय चुनाव जो है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के लिए हो सकते हैं। जी बिल्कुल, और जैसा आप बताया अमलेंदु जी ने कि ये चुनाव जो है, निकाय चुनाव केरल में भी और तेलंगाना में भी ये बैलेट पेपर से हुए हैं और किस तरह से नतीजे वो आ रहे हैं। वहीं वोट चोरी को लेकर लगातार सवाल हो रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं, सड़क से लेकर चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वहां इस पर बहस हो रही है। इधर 14 तारीख को यानी कल एक बड़ी रैली, बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया है कांग्रेस पार्टी ने। देश भर से लोग उसमें शामिल होने आ रहे हैं। कर्नाटक में डिप्टी सीएम है डीके शिव कुमार, उन्होंने क्या कुछ कहा है कि किस तरह से कर्नाटक के ही इस वोट चोरी का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और कर्नाटक से बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। सुनते हैं डीके शिव कुमार को क्या कहा उन्होंने। ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಇಂದ। ನಾಳೆ ರಾಮಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ಕೆಲವರು ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಶಾಸಕರು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। तो ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕೆಲವರು ಅವರವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು। तो ये डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि कर्नाटक से ही वोट चोरी का, बड़े पैमाने पर वोट चोरी का पर्दाफाश हुआ है और अब कर्नाटक से यहाँ बड़ी संख्या में लोग कल दिल्ली पहुँच रहे हैं हिस्सा लेने के लिए। वहाँ प्रदर्शन जो होगा, विरोध प्रदर्शन होना है कल दिल्ली में 14 दिसंबर को। एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। हालांकि उससे पहले भी देश भर के अलग अलग हिस्सों में वोट चोरी और SIR को लेकर कई जगह प्रदर्शन हुए हैं। SIR पर तमाम चर्चाएं अभी भी जारी हैं और इधर यहाँ जिस तरीके से संसद में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, SIR पर कोई जवाब नहीं मिला है, उस पर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन जो कहना है डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का, जो कन्नड़ में वो कह रहे थे, उनका कहना था कि वोट चोरी के खिलाफ अभियान हमारे राज्य से, शहर के फ्रीडम पार्क से शुरू हुआ है। कल रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम होने वाला है जिसमें हजारों लोग हिस्सा लेंगे। हमारे पूरे राज्य से नेता वहां जा रहे हैं, 100 से ज्यादा विधायक इसमें हिस्सा ले रहे हैं।
मैं वोट चोरी के खिलाफ विरोध रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहा हूं, क्योंकि मुझे उन लोगों के लिए इंतजाम करने हैं जो रैली में हिस्सा लेने और दिल्ली में रहने के लिए वहां जा रहे हैं। हो सकता है हमें हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन हमें लोगों में जागरूकता फैलाने का भरोसा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है, जबकि एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। हम उनका समर्थन करने के लिए वहां जा रहे हैं। हार की बात तो बिहार की कर रहे हो कि हम भले ही हारे हैं, और हारने के पीछे भी सबसे बड़ा कारण वोट चोरी को बताया जा रहा है विपक्ष की ओर से। तो एक बड़ा कार्यक्रम, विरोध प्रदर्शन कल दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी और जिस तरह से चुनाव आयोग सरकार के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है, एसआईआर में इतनी हड़बड़ी दिखा रहा है, इन सारे मुद्दों पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया है। इधर आज संसद भवन में भी उस घटना को याद किया गया 24 साल पहले की, जब संसद पर आतंकवादियों का हमला हुआ था। वहाँ बहुत तमाम नेताओं ने, वहाँ सब ने श्रद्धांजलि दी जो लोग उसमें मारे गए थे, जिन लोगों की जान गई थी उस आतंकवादी हमले में। उस पर राहुल गांधी भी पहुंचे हैं और राजीव शुक्ला जो सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है उस हमले को लेकर, सुनते हैं हम लोग राजीव शुक्ला को। आज का दिन संसदीय इतिहास का एक बहुत ही दुखद दिवस है। इस दिन इसी संसद में मैं भी सदस्य था। जिस तरह से आतंकवादियों ने हमला किया था, बहुत बड़ा उनका मकसद था, और हमारे इनकी सराहना करनी होगी हमारी सुरक्षा बलों की, और हमारे साथ जो स्टाफ यहाँ पे रहता संसद में उनका, कि उन्होंने पूरा मुकाबला लिया। उनकी जान चली गई, लेकिन उन्होंने सारे जो है आतंकवादियों को धराशायी कर दिया। संसद माने लोकतंत्र पे हमले का आज प्रयास था, इसलिए ये शहीदी दिवस मनाया जाता है। संसद में सब श्रद्धांजलि देने आते हैं, सभी दलों के लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं, क्योंकि ये एक प्रतीक इस बात का है कि हमें आतंकवाद के खिलाफ लोकतंत्र पर जो हमले का प्रयास था, उसको हर हालत में जो है हमेशा के लिए उसकी निंदा करनी है और उन कुत्सित इरादों को नष्ट करना है। तो ये एक 2001 की घटना है जब आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला कर दिया था, और ये वहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी लगे हुए थे उन्होंने अपनी जान पर खेलकर उन आतंकवादियों को अंदर घुसने से रोक लिया, नहीं तो एक बहुत बड़ी घटना हो जाती। हालांकि फिर भी इसको बहुत बड़ा हमला माना गया था उस समय। 2001 में कई सुरक्षाकर्मियों की जान गई। हाँ, बहुत बड़ा हमला हुआ था, और समझिए उस समय भी एनडीए की सरकार थी। जितने भी बड़े हमले हुए उस समय एनडीए की सरकार यानी बीजेपी की सरकार रही है। उस अधिकतर बड़े हमलों के समय, आतंकी जो हमले हुए हैं उसके समय तो ये रहा है। तो अब इसको, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो राहुल गांधी भी पहुंचे हैं, सोनिया गांधी भी पहुंची हैं, प्रियंका गांधी पहुंची हैं। वहाँ जो शहीदों के परिजन हैं उनसे मुलाकात भी उन्होंने की है, पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात भी की है उन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी श्रद्धांजलि दी है। तो संसद में वहाँ पहुँचे हैं, संसद परिसर में। तो ये वहाँ है, ये हम लोग के बगल में विजुअल चल रहा है, इसमें सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जो हैं वो पहुँचे हैं वहाँ कार्यक्रम स्थल जो है उस पर। तो ये हम लोग देख सकते हैं। तो ये एक बड़ी घटना थी, और आज उसके जो है वो बरसी है, तो उस पर ये वहाँ कार्यक्रम हुआ है। तो राहुल गांधी भी वहाँ पहुँचे हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये है, कल एक सरकार का एक बड़ा फैसला आया, और सरकार के जो फैसले आते हैं वो किस तरह के होते हैं वो उनको जानना सुनना, कई बार उसमें हंसी भी आती है। लेकिन उस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फिर पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, और वो वीडियो वायरल जो हो रहा है वो किसी चुनावी सभा का नहीं है। संसद भवन के भीतर, लोकसभा के भीतर उन्होंने जो कुछ कहा था वो वायरल हो रहा है। मुद्दा है मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो है उसको लेकर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस योजना की आलोचना की थी, उसको बताया था कि ये कैसे अपने आप खत्म हो जाएगी, कितनी बेकार योजना है। और ये योजना जिसकी पूरी दुनिया भर में प्रशंसा हुई थी, उस योजना को लागू करने के बाद भारत दुनिया का एकमात्र देश था जिसने अपने यहाँ काम का अधिकार दिया था। यानी कोई भी व्यक्ति अगर वो काम करना चाहता है, राइट टू वर्क, वो फ्रीडम दिया था, जिसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही थी। लेकिन और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, इतने बड़े अर्थशास्त्री थे, लेकिन कैसे उन्होंने लोकसभा में उसकी आलोचना की और ये कहा कि अपने आप खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। पर आज वो कितनी महत्वपूर्ण हो रही है। लेकिन अब उस योजना को कैसे अपना बताने की कोशिश की जाए या उससे अपना तो दिखाया जाए, तो महात्मा गांधी का नाम ही बदल दिया गया। अमलेदु जी, क्या कर दिया गया? महात्मा गांधी का नाम पूज्य बापू कर दिया गया।
अब ये पूज्य बापू कौन से हैं तो मोदी जी जाने, खुद ही तो कहीं पूज्य बापू बनना नहीं चाहते हैं। क्योंकि पहले एक वो जारी हो चुका है, वो खादी आश्रम का था, कलंजा जारी हुआ था, गांधी जी की जगह खुद चरखा चला रहे थे, फिर बाद में माफ़ी मांग ली गई कि गलती से ये हो गया था। तो ये गलतियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसी तरीके से संविधान की उद्देशिका जो है वो बदल दी जाती है, फिर कह दिया था गलती हो गई थी तो पहले वाला ले लिया था हमने, संशोधन होने के बाद फिर आपने पहले वाला क्यों ले लिया, ये होता है। तो ये आज ये लेकिन यहाँ समझिए समझा जा सकता है कि गांधी नाम से कितना डर लगता है इस सरकार को, ये समझा जा सकता है। वो चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, यानी गांधी नाम से ही इतना ज़्यादा डर लगता है। और इतना ज़्यादा डर लगता है समीर जी कि मुझे लगता है पिछले 30 सालों में ये पहली सरकार है जिसमें कोई गांधी जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं है। वरना चाहे एनडीए की सरकार रहे और चाहे जी 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 तो मेनका गांधी, तो यानी उस गांधी नाम से इतनी चिढ़ कि मेनका गांधी तक को जो है वो मंत्री नहीं बनाया, और इतनी चिढ़ गांधी नाम से कि महात्मा गांधी मनरेगा कार्यक्रम जो है उसका नाम बदल के पूज्य बापू जो है वो कर दिया गया। इसको लेकर प्रियंका गांधी ने और राजीव शुक्ला दोनों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और उन्होंने सवाल पूछे, हम लोग सुन भी सकते हैं। ये सुनते हैं क्या कहा प्रियंका गांधी ने, जो मनरेगा का नाम बदलकर उसमें महात्मा गांधी का नाम निकाल दिया गया और उसकी जगह उसको पूज्य बापू कर दिया गया। क्या कहा प्रियंका गांधी ने, सुनते हैं उन्हें। मैं नहीं समझती, मैं समझ नहीं सकती कि इसके पीछे मानसिकता क्यों है, क्या है। क्योंकि महात्मा गांधी जी का नाम है सबसे पहले, और दूसरा जब भी रीनेम करते हैं तो सरकार की जो रिसोर्सेज हैं ये मतलब उसमें फिर से व्यर्थ होती हैं। क्योंकि हर चीज को रीनेम करना है, सारे ऑफिस रीनेम करने हैं, सारी जो स्टेशनरी है सब कुछ करना पड़ता है, तो एक बड़ी एक्सरसाइज होती है जिसमें पैसे भी लगते हैं। तो खामखा करने का मुझे समझ में नहीं आया क्या फायदा। तो क्या फायदा, ये सरकार का पैसे का नुकसान होता है, टैक्स पेयर्स के लाखों करोड़ों रुपए उसमें बर्बाद होते हैं जिसका कोई मकसद नहीं होता है, लेकिन सरकार को लगता होगा कि कुछ न कुछ तो फायदा हो रहा है, तभी सरकार ऐसा करती होगी। लेकिन क्या कह रहे हैं प्रमोद तिवारी, कांग्रेस पार्टी के सांसद, इस मनरेगा का नाम बदलने पर और मनरेगा की किस तरह से खुद प्रधानमंत्री ने आलोचना की थी उसको लेकर, सुनते हैं प्रमोद तिवारी को। नाम बदलने की कवायद चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक इसके अलावा कुछ किया है? नाम बदलने के अलावा सड़क का नाम बदल दो, भवन का नाम बदल दो, कार्यालयों का नाम बदल दो। पर एक चीज कहना चाहता हूं, इसमें मुझे घोर आपत्ति है। आदरणीय सोनिया गांधी की प्रेरणा से यूपीए ने इसका प्रारंभ किया था, और महात्मा गांधी दुनिया में एक, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को क्यों महात्मा गांधी से इतना नफरत है, घृणा है और गोडसे से प्यार है। अब उन्होंने इसका जो नामकरण बदला है बापू, अब बापू तो कई लोग संत हैं वो अपने आप को बापू कहते हैं, मैं नाम नहीं लेता किसी का लेकिन कहते हैं, तो महात्मा गांधी का नाम नहीं हटाना चाहिए था। अगर बापू नाम जोड़ना ही था तो बापू महात्मा गांधी मनरेगा होती। तो मैं तो भाजपा का इस प्रयास को कहीं से ठीक नहीं समझता। महात्मा गांधी का नाम हटाना, इतनी गांधियों से डर और घृणा क्यों है? कई गांधी हैं जिनसे, तो ये कि आखिर क्यों महात्मा गांधी नाम से तो केवल दुनिया में एक ही व्यक्ति है, लेकिन यहाँ बापू के नाम से तो कई लोग हैं अमलेंदु जी। और कहा वही उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन प्रमोद तिवारी को भी ये पता है कि लोगों को भी मालूम है कि बापू नाम से कौन लोग जाने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बापू नाम से कौन लोग जाने जा रहे हैं ये देखा जा सकता है। और ये साफ तौर पर एक तरीके से देखा जा सकता है समीर जी की आसाराम बापू भी हैं, मुरारी बापू भी हैं, और बहुत से बापू हैं। परेश रावल को भी शायद बापू कहते हैं। तो पता नहीं, हाँ पता नहीं ये कौन से बापू के नाम पे, कल को मोदी जी को भी बापू कहा जा सकता है, अमित शाह जी को भी कहा जा सकता है। तो ये कौन से पूज्य बापू हैं ये तो बताना चाहिए ना। वे पूज्य बापू हैं तो पूज्य बापू क्यों हैं? मोहनदास करमचंद गांधी जो वही नाम सही से नहीं ले पाते, बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम सही से नहीं ले पाते, तो इसलिए तो क्या महात्मा गांधी नाम लेने में भी कुछ दिक्कत आ रही थी? तो ये मतलब जो चिढ़ है एक तरह से गांधी नाम से, वो चिढ़ सामने निकल कर आ रही है। और ये समझा जा सकता है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है वो ये है कि लोग गांधी जी को भूल जाए। तो क्या आपके इससे भूल जाएंगे लोग? अच्छा, क्या गांधी के सरकारी नामों से जो मतलब सरकारी कार्यक्रम चल रहे हैं उनके नाम से क्या उससे जाने जाते हैं? भाई मोदी जी को गलतफहमी होगी कि गांधी को रिचर्ड एंटोवरो की फिल्म जो थी गांधी उससे पहचाना गया, लेकिन उसकी वजह से गांधी की पूरी दुनिया भर में मूर्तियां नहीं लग गई।
और पुतिन जो आए वो गांधी फिल्म देखकर नहीं आए थे राजघाट पे अभी सिर झुकाने के लिए। तो ये मोदी जी जो है, अब मोदी जी को तो जब जाते हैं तो बताया जाता है कि भाई ये मोदी जी वहां से आए हैं जो गांधी और नेहरू का देश है, उस देश के प्रधानमंत्री हैं जी। तो ये मजबूरी है। अब ये कल दो चीजें हुई, एक तो सावरकर की प्रतिमा का अमलेंदु जी वहां पर उसका उद्घाटन हुआ, और दूसरा यहाँ मनरेगा से गांधी जी का नाम हटाकर उसको पूज्य बापू कर दिया गया। अब ये बहुत संदिग्ध है, क्या महात्मा गांधी को ही के नाम को ही पूज्य बापू किया गया? क्योंकि अगर पूज्य बापू करना था तो महात्मा गांधी का नाम अपने आप में पर्याप्त है उनके बताने के लिए कि ये गांधी जी का नाम है। पूज्य बापू से संदेह पैदा होता है कि ये किसका नाम है, और यही मंशा रही होगी जो कहा जा रहा है, जो कह रहे हैं प्रमोद तिवारी कह रहे हो, चाहे तमाम और नेता कह रहे हो। और कल ही सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन हो रहा है, और किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह और जो आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत, उन लोगों ने उसका उद्घाटन किया। तो दोनों काम एक ही दिन हो रहे हैं। इसके पीछे भी एक बड़ा मैसेज है, और यूं ही नहीं किया गया है, किसी और भी दिन किया जा सकता था। बिल्कुल किसी और भी दिन किया जा सकता था, लेकिन ये बताने की कोशिश, एक तो सावरकर को महात्मा गांधी से बड़ा बताने की कोशिश की जाती है, कभी सावरकर को भगत सिंह से बड़ा बताने की कोशिशें की जाती हैं। तो ये असल में जिनके अपने कोई महापुरुष नहीं है तो दूसरों को ही बनाना चाहते हैं। हालांकि सावरकर भी इनके नहीं है, और सावरकर जब तक जिंदा रहे आरएसएस ने एक भी बार सावरकर का नाम नहीं लिया, क्योंकि सावरकर जो थे वो गाय को माता नहीं मानते थे, ये था। और मांसाहारी भी थे, नास्तिक भी थे, बहुत सारी चीजें। तो इसलिए जो है वो सावरकर को इन्होंने कभी नहीं पूछा। लेकिन अब जो है वो सावरकर को गांधी से बड़ा दिखाने की कोशिश है। अरे भाई, तो गोडसे को ही बड़ा दिखा दो, सावरकर को क्यों बड़ा दिखाने की क्यों आवश्यकता है? सीधे सीधे बात करो ना, मन की, जो मन की असली बात है वो करो। दूसरी बातें क्यों करते हो? जो मन के अंदर कुछ होता है ऊपर कुछ दिखाते हो। तो सावरकर की आड़ लेकर गोडसे का जो है वो आप महिमा मंजन करना चाहते हैं, इसका मतलब यही समझा जाएगा। प्रमोद तिवारी तो इसी तरीके के आरोप लगा रहे हैं। उनके आरोपों का जो भाव है वो यही है कि आप गोडसे की महिमा करना चाहते हैं, तो इसलिए आप महात्मा गांधी के नाम पे जो परियोजना चल रही है उसका नाम बदल रहे हैं। बहरहाल अब सरकार के मन में क्या है, मोदी जी के मन में क्या है। हालांकि मोदी जी जब मन की बात करते हैं तो उनके मन में जो होता है वो बातें नहीं करते हैं। मन में जो होता है वो तो अचानक से निकल आता है संसद में, जब वो कहते हैं कि अकेला सब पर भारी छाती अपनी ठोकते पीटते हैं। पता नहीं कितने इंच की है, पता नहीं, वो तो बताते हो 56 इंच की है। बहरहाल 56 इंच की हो या 56 सेंटीमीटर की हो या 56 मिलीमीटर की हो, इससे हमें क्या लेना। छाती आपकी, संभाल के रखिए भाई, है ना। देश के किस काम की है ये देखना होगा। जी बिल्कुल। और एक नजर फिर डाल लेते हैं हम लेंदु जी की जो केरल में निकाय चुनाव के नतीजे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत बड़ी जीत हासिल करने की ओर बढ़ रही है कांग्रेस पार्टी, यूडीएफ, जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, और 2500 से ज्यादा सीटें जीत चुकी है या आगे है उस। हाँ, ये समीर जी ग्राम पंचायतों में 2531 पे यूडीएफ जो है आगे है, एलडीएफ 2028 पे आगे है, अदर्स जो है 446 पे आगे हैं, और एनडीए जो है वो 455 पे है। एनडीए में और छोटे छोटे दल भी बहुत सारे शामिल हैं, ये है। और अब ये आंकड़ा फिर बदल गया, 2569 पे यूडीएफ है, 2061 पे एलडीएफ है, एनडीए 457 पे, अदर्स 453 पे। इसी तरीके से जो ब्लॉक पंचायत हैं उनमें 117 पे यूडीएफ यानी कांग्रेस वाला, 92 पर एलडीएफ यानी सीपीआईएम वाला, 7 पर अदर्स है, और एनडीए जो है वो 12 पर है। इसी तरीके से जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनमें 1362 पर कांग्रेस वाला गठबंधन, 996 पर सीपीआईएम वाला, अदर्स जो है इंडिपेंडेंट और अदर्स वो 312 पे, और एनडीए जो है वो 306 पर आगे हैं, ये है। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पटखनी जो है वो वहाँ एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। अदर्स जो है यानी इंडिपेंडेंट जो है वो एनडीए से ज्यादा जीत कर आ रहे हैं। ये अब सीधे ये कहा जाए कि एनडीए को अदर्स से यानी जो निर्दलीय है उनसे पटखनी मिल रही है, क्योंकि लड़ाई तो वहां यूडीएफ और एलडीएफ के बीच है। हाँ, मतलब अगर एनडीए और यूडीएफ और एलडीएफ के बीच देखा जाए तो 6 गुने का अंतर है। जी हाँ। मतलब अब ये 2600 हो चुका है यूडीएफ जो है, और एलडीएफ 2103 पे है इधर ग्राम पंचायतों में। और इसी तरीके से म्यूनिसिपैलिटीज में 1363 पर यूडीएफ है और 998 पर एलडीएफ है, और 306 पे एनडीए, और अदर्स जो है 312 पे है। तो यानी तीसरे और चौथे नंबर की टक्कर जो है वो अदर्स और एनडीए के बीच चल रही है, ये अभी तक देखने में आ रहा है। और पहले और दूसरे के लिए जो है वो टक्कर जो है वो यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में है, और इसमें भी भारी अंतर जो है
यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में। जी बिल्कुल, यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में, यानी जो वामपंथी दल हैं, सत्तारूढ़ पार्टी है, काफी पीछे चल रही है वहां कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन से। और इधर ये सारे चुनाव आपको पता ही है कि ये बैलेट पेपर से हुए हैं, बैलेट पेपर से होते हैं निकाय चुनाव। और वहीं वोट चोरी को लेकर बड़ा जो एक कार्यक्रम हो रहा है, विरोध प्रदर्शन कल दिल्ली के रामलीला मैदान में, उसको लेकर क्या कुछ कहा है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनको भी सुनते हैं। और ये काफी बड़ा प्रदर्शन इसको माना जा रहा है। अभी तक का मुझे लग रहा है कि अभी बहुत सारे यूं तो प्रदर्शन और विरोध जगह जगह हुआ है, लेकिन एक दिल्ली के स्तर पर एक सबसे बड़ा प्रदर्शन इसको माना जा रहा है। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, दिल्ली के स्तर पे एक बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। और ये मतलब एक जो जनता का प्रदर्शन है वो इसको समझा जा सकता है समीर जी, कि दिल्ली में इस मसले पर, वोट चोरी के मसले को कहिए या एसआईआर का मसला कहिए या जो भी मसला कहिए, मतलब चुनाव आयोग से पूरा चुनाव से संबंधित जो है, ये एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। इसको लेकर अशोक गहलोत जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कुछ कहा है, हम लोग उसको भी सुन सकते हैं। जी सुनते हैं अशोक गहलोत को क्या कह रहे हैं। प्रिय साथियों, हर देश के सामने लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की और प्रत्येक मतदाता के वोट को सुरक्षित रखने की जरूरत है हमारे सामने। जिस प्रकार का व्यवहार चुनाव आयोग कर रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आम मतदाता भी कोई शिकायत करे तो चुनाव आयोग का कर्तव्य होता है कि वो उसकी जांच करे। और यहाँ तो अगर राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, वो रिसर्च करके कोई शिकायत कर रहे हैं तो वो उनसे एफिडेविट मांगता है। आप सोच सकते हो कि इसकी मंशा, इसका मतलब ठीक नहीं है, चिंताजनक स्थिति है। तो यह है वोट चोरी को लेकर बड़ा प्रदर्शन, कल विरोध प्रदर्शन 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में, और देश भर से लोग उसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। और ये एक सरकार के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है, क्योंकि लगातार तमाम जगहों पर, अलग अलग जगहों पर विपक्षी दल एक साथ मिलकर इसके खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग उनको इग्नोर कर रहा है। संसद में भी चर्चा हुई तो सरकार की ओर से कोई संतोष जनक जवाब, एसआईआर या फिर जो चुनाव सुधार की बातें हो रही हैं, वोट चोरी से संबंधित बातें हो रही हैं, उन पर कोई जवाब सरकार का भी नहीं आया है। लेकिन जनता का विरोध इस समय जगह जगह दिखाई पड़ रहा है, और उसी का कल एक प्रदर्शन होगा किस तरीके से दिल्ली के रामलीला मैदान में, जब बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे यहां। हाँ बिल्कुल समीर जी, बड़ी संख्या में मतलब लोग जुटेंगे और प्रदर्शन होगा रामलीला मैदान में। और इसको लेकर सबसे ज़्यादा तैयारियां जो कांग्रेस कर रही है, वो तैयारियां समीर जी राजस्थान से, हरियाणा से, मतलब खास तौर से पंजाब से, दिल्ली जो लगे हुए इलाके हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा लोगों को लाने की तैयारी हो रही है। केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने भी इसकी तैयारियों को लेकर अपनी बात कही है अंग्रेजी में, लेकिन थोड़ा सा उसको सुना जा सकता है। उसके बाद फिर जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजस्थान के, उनकी भी बात है, वो भी हम लोग सुन सकते हैं। जी बिल्कुल, सुनते हैं पहले केसी वेणुगोपाल को, कांग्रेस के महासचिव क्या कह रहे हैं। December 14 rally. I think people are aware of that. Indian National Congress is doing a massive signature campaign against the vote chori all over India. So far we have got 5 crore 50 lakhs signature. 5 crore 50 lakhs people are signed in our memorandum to the Rashtrapati. Basically, now Rahul Gandhi ji had done 3 press conferences taking the issue of vote chori. And Rahul ji demonstrated with evidences how vote chori happening in these elections. In Karnataka, in Maharashtra, in Haryana, and latestly Bihar also. So, he raised a pertinent question to the Election Commission of India. तो ये 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने, जगह जगह से प्रमाण दिए जा रहे हैं वोट चोरी के, और किस तरह सर के इसमें चुनाव आयोग सरकार की मिली भगत साफ साफ दिखाई पड़ रही है। लेकिन
कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ये कहना है केसी वेणुगोपाल का, विपक्षी नेताओं का। इसको लेकर ऐसा नहीं कि केवल कोई एक पार्टी, बल्कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, यहां तक कि जो इंडिया गठबंधन के बाहर की पार्टियां हैं, उनकी भी ये शिकायतें हैं। वो बीजू जनता दल कई बार शिकायत कर चुकी है, उनको भी। और आशंका तो तेलुगु देशम पार्टी की भी है, कितने बार उनका प्रतिनिधिमंडल मिल चुका है और स्पष्ट तौर पर कह चुका है कि बिना उन लोगों से, वहां के राजनीतिक दलों से कंसल्ट किए वहां एसआईआर नहीं होगा, जैसे आपने बिहार में करा दिया है। पर चुनाव आयोग किसी की नहीं सुन रहा है। एक बड़ा प्रदर्शन है, राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। और इसमें देश भर से लोग जुट रहे हैं कल दिल्ली के रामलीला मैदान में। राजस्थान के सभी कांग्रेस जन, वरिष्ठ नेतागण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, जिला कांग्रेस कमेटियां और उनके पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी, ब्लॉक अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी, नीचे तक की बूथ की इकाई के सभी लोग, सभी प्रकोष्ठ और डिपार्टमेंट के तमाम अध्यक्ष और कार्यकारिणी, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी प्रदेश के कांग्रेस जनों से मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा आपसे अपील करता हूं कि 14 दिसंबर को दोपहर 1 बजे रामलीला मैदान नई दिल्ली में जो रैली आयोजित हो रही है, जिसको हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब संबोधित करेंगे। ये जो लड़ाई है वोट चोरों को गद्दी से हटाने की, वो लड़ाई इस संविधान को बचाने की है, आपके वोट के अधिकार को बचाने की है, इस लोकतंत्र को बचाने की है। और निश्चित रूप से ये लड़ाई लंबी जरूर है, लेकिन सत्य की जीत होगी। और इन वोट चोरी के आधार पे जो गद्दी पे बैठे हैं, इनको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। आप सभी से मेरा आग्रह है कि 14 दिसंबर को 1 बजे रामलीला मैदान नई दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके हमारे नेताओं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, इस वोट की लड़ाई को लड़ने के लिए आप सब संबल प्रदान करें, आप सब सहयोग प्रदान करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। ये किस तरीके से वहां पर तैयारियां हो रही हैं और दिल्ली के रामलीला मैदान में। कल इस पर एक बड़ी कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट भी किया है और उसको लेकर कई पोस्टर जारी किए हैं। वोट चोरी को लेकर उसके खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये है कांग्रेस का, ये उन्होंने पोस्टर अपना लिखा है। और वोट चोर गद्दी छोड़, विशाल रैली 14 दिसंबर 2025 रामलीला मैदान। और ये एक बड़ा कार्यक्रम है कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का और वोट चोरी के खिलाफ। ये काफी बड़ा अभियान, और जैसा कई बार कह भी चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, अमलेंदु जी की बहुत जरूरत है इसकी, सड़कों पर उतरने की। और उन्होंने तो ये भी कहा था तालकटोरा स्टेडियम में कि इसके लिए राहुल गांधी ने जिस तरह से पदयात्रा की थी, तो तमाम सभी नेताओं को इसमें इस तरह के जो सड़क पर उतरकर अभियान और उसका विरोध करने की जरूरत है। अब उसकी एक बड़े पैमाने पर शुरुआत देखी जा रही है, जो कल दिल्ली में हो रहा है रामलीला मैदान में। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी शुरुआत देखी जा रही है। और ये जो एक लंबा कार्यक्रम चला था, केसी वेणुगोपाल ने बताया भी कि 5.5 करोड़ हस्ताक्षर जो पूरे देश भर से आए हैं, राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगा जा रहा है, उनको 5.5 करोड़ हस्ताक्षर सौंपे जाएंगे कि लोगों को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं रहा, और ये एसआईआर जो कराया जा रहा है, क्या क्या गड़बड़ियाँ हैं, किस तरीके से वोट चोरी की जा रही है। तो ये एक बड़ी, और ये वोट चोर गद्दी छोड़, ये जो नारा दिया समीर जी, ये तो बच्चे बच्चे के कान में मतलब पहुंच गया, और ये एक तरीके से कहा जाए जन नारा बन गया है जी। आप सीधे सीधे किसी से पूछिए, वो तुरंत कहता है कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये एक बड़ी उपलब्धि जो ये कहा जा सकता है कि वोट चोर गद्दी छोड़ जो है ये बन गया। और ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके लिए परेशानी का सबब होना चाहिए निश्चित तौर पर कि ऐसा नारा जनता के बीच कैसे चल रहा है, कैसे गूंज रहा है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने तैयारियां शुरू की हैं इस आंदोलन की, मतलब ये अंत नहीं, ये शुरुआत होगी, जन आंदोलन की एक शुरुआत होगी दिल्ली में एक रैली के जरिए, उसके बाद फिर ये देश भर में आंदोलन फैलेगा। तो एक बड़ा आंदोलन समीर जी हमको देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से बिहार में गतिविधियां चल रही हैं समीर जी, और गतिविधियां चल रही हैं आंध्र प्रदेश में, इसको देखकर भी बहुत कुछ आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। भी आते हैं और इसको लेकर हाँ किस तरह से क्या कह रहे हैं अजय राय, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। डीके शिव कुमार ने बताया कि कर्नाटक से हजारों की संख्या में लोग आएंगे, उनके रहने रुकने के इंतजाम करने के लिए वो खुद ही दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा और देश के तमाम इलाकों से लोग पहुंच रहे हैं इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए। अजय राय को सुनते हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो क्या कह रहे हैं।
नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, आगामी 14 तारीख को रामलीला मैदान में SIR को लेकर, वोट चोरी को लेकर एक बड़ी रैली होने जा रही है। मैं अपने सभी भाइयों से, बहनों से, अपने सभी परिवार के लोगों से आग्रह करूंगा कि इस रैली में मजबूती के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जिसको हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने और हमारे कांग्रेस के लोगों ने जो मुद्दा उठाया है उस मुद्दे को पूरा समर्थन करें, साथ दें। हम सब लोग पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और जो आज देश के अंदर जो वोट चोरी का मुद्दा है वो घर घर के अंदर है। मैं बनारस से आता हूं। बनारस में जिस तरीके से मोदी जी चुनाव जीते वोट चोरी करके, वो आप सबके सामने है। ये सारी बातों को लेकर हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, आदरणीय खड़गे जी और सभी वरिष्ठ नेतागण अपनी बात रखेंगे। आप सबसे मेरा आग्रह है कि सब लोग 14 तारीख को 10 बजे तक रामलीला मैदान में उपस्थित हों। ये मेरा सबसे आग्रह है, निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। तो ये अजय राय वहां पर पहुंचने का आग्रह कर रहे हैं। बार बार अजय राय बनारस का जिक्र करते हैं अमलेंदु जी, और ये कहा जा रहा है कि जो एक बड़ा, अभी जो सबसे बड़ा विस्फोट होने वाला है, राहुल गांधी चेतावनी देते रहते हैं। शायद कई बार ये आशंकाएं जताई जाती हैं कि वो सीट बनारस की है 2024 में, जहां लोकसभा चुनाव में एक पहले शुरुआती दौर में बहुत पिछड़ने के बाद वहां पर नरेंद्र मोदी अचानक आगे हो गए और फिर चुनाव जीत गए। वही बात दोहरा भी रहे अजय राय, चूंकि अजय राय ही वहां विपक्ष के उम्मीदवार थे उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी से। बिल्कुल समीर जी, और ये उसी समय हम लोग भी तो उसको लाइव कर रहे थे। उसमें जो परिणाम आए थे, 6 राउंड तक नरेंद्र मोदी हारते रहे और अचानक से फिर फीड आना बंद हो गई, परिणाम आना बंद हो गए और शाम को मालूम पड़ा कि मोदी जी जीत गए। ये गजब तरीके का हुआ। तो इसी को लेकर आरोप लगा रहे हैं और साफ तौर पर अजय राय कहते हुए सुने जा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके जीते हैं। ये स्पष्ट कह रहे हैं अजय राय। तो ये अब नरेंद्र मोदी के लिए बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि एक तरफ आप बड़ा 56 इंच की आपकी छाती है और आप वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं, और अगर नहीं जीते हैं तो फिर आप हलफनामा देके कहिए कि आप वोट चोरी करके नहीं जीते हैं, फिर से रिकाउंटिंग करा ली जाए, कहिए फिर आप। बिल्कुल। लेकिन जब जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उस समय आप अपना गाजे बाजे के साथ बड़ा अभिनंदन तो करा रहे हैं, मगर मोदी जी बेचारे दिल से तो जानते होंगे ना चोरी से जीते हैं। हाँ, बिल्कुल दिल से तो जानते होंगे। अब दिल की बात जो है ये थोड़ी है कि रेडियो पे आके कहने मन की बात में कि भाई जो हम वोट चोरी से जीते हैं, ये जो अजय राय कह रहे हैं वो बात सही है, ऐसा नहीं कह सकते ना। तो वो मन की बात अलग होती है, लेकिन मन में जो उनके है वो तो जानते हैं ना, वो ये है। बिल्कुल। और क्या कुछ कह रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस के सांसद हैं, उनको भी सुनते हैं। और दिल्ली के रामलीला मैदान में कल एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होना है और उसको लेकर देश भर से तमाम लोग वहां पर जुट रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है वोट चोरी के खिलाफ। सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी को। तो इंकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो अभी इंकलाब पैदा कर। आगामी 14 दिसंबर को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की आवाज पर पूरा देश इकट्ठा हो रहा है दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में, एक नारा लगाते हुए, वोट चोर गद्दी छोड़। पूरे देश में वोट चोरी के नाम पर एक ऐसी महारैली आयोजित हो रही है जिसमें आएगा देश का कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, देश के तमाम ऐसे अमन पसंद लोग जो सरकार की वोट चोरी के खिलाफ खड़े हैं। तो मैं आपको भी आवाज देता हूं और आपको भी पुकारता हूं, आपको भी निमंत्रित करता हूं कि आइए आने वाली 14 तारीख को और उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनिए जब राहुल जी हुंकार लगाएंगे और पूरे देश में इस सरकार की वोट चोरी के खिलाफ एक आवाज बुलंद होगी, एक नारा बुलंद होगा। आइए 14 दिसंबर ऐतिहासिक रामलीला मैदान दिल्ली का आप सबका इंतजार रहेगा। तो एक बड़ा विरोध प्रदर्शन है चुनाव आयोग के खिलाफ, सरकार के खिलाफ वोट चोरी को लेकर। सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग को हाईजैक कर लिया है सरकार ने और चुनाव आयोग सरकार से मिलकर वोट चोरी करा रहा है और देश भर में अलग अलग चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है। तो उसके खिलाफ एक बड़ा, ये पहली बार एक बड़ा आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली के रामलीला मैदान में। हालांकि कई प्रदर्शन इससे पहले हो चुके हैं, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि
जो सड़कों पर उतरने की बात है अमलेंदु जी, तो अब ये इसकी शुरुआत है। इसका अब एक जो कार्य योजना तैयार करने की बात कही गई है, हो सकता है कल उसके बारे में कुछ बताया जाए, लेकिन अब ये देश भर में बड़े पैमाने पर अब शुरू हो चुका है। बिल्कुल समझिए, ये बड़े पैमाने पर देश भर में शुरू हो चुका है और बहुत बड़े पैमाने पर ये शुरू हो चुका है। एक तो पूरे देश भर में वोट छोड़ गद्दी छोड़ रैलियां निकली और अब ये बड़ी रैली यहाँ की जा रही है दिल्ली में। इसके बाद ये फिर देश भर में एक कोई कार्यक्रम दिया जाएगा। कानूनी रास्ते तो अपनाए ही जा रहे हैं जो भी हो सकते हैं, चुनाव आयोग को दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, संसद में चर्चा इस पर हुई और वहाँ अपनी बात कही गई। एक बड़ा आंदोलन जो है वो खड़ा हो सकता है चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ये देखा जा सकता है। इधर समीर जी, जो केरल में जो नतीजे आ रहे हैं उस पर एक बार फिर नजर डाल दी जाए। अब कांग्रेस जो है लगभग 3000 सीटें वहाँ ग्राम पंचायत की जीत चुकी है, 2978, और एलडीएफ जो सीपीएम वाली माकपा वाला है वो 2420, अदर्स जो है वो 513, 3000 पार कर गया, यूडीएफ 3011 हो गया और अदर्स 513 और बीजेपी जो है 548 ग्राम पंचायतों पे। इसी तरीके से जो ब्लॉक पंचायत हैं, जो हम लोगों के यहाँ उत्तर प्रदेश में जो वो ब्लॉक प्रमुख जो कहलाते हैं, तो वो 188 सीटें जो हैं वो यूडीएफ, 132 एलडीएफ, 16 एनडीए, 10 अदर्स। और इसी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, जिला परिषद, इसमें एक सीट जो है वो जीती है अभी तक यूडीएफ और 2 सीटें जीत गई है इस पे एलडीएफ। 346 ये जिला पंचायत है वहाँ। अच्छा, इसी तरीके से म्यूनिसिपैलिटी में जो है 1383 यूडीएफ यानी कांग्रेस और 1024 जो है वो एलडीएफ यानी माकपा, और अदर्स जो है वो 317 और 312 जो है वो एनडीए। इसी तरीके से जो कॉरपोरेशन है उसमें 119 यूडीएफ, 83 एलडीएफ, एनडीए 64 और अदर्स जो है वो 13। ये अभी तक जो है वो नतीजा अपडेट है जी। बिल्कुल। और अमलेदु जी, उत्तर प्रदेश से भी एक बड़ी खबर अभी मिल रही है, हालांकि अभी उसमें बहुत सारे पेच हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का निर्वाचन हो रहा है, तो पंकज चौधरी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने पर्चा दाखिल किया है अध्यक्ष पद के लिए। ये देखना है कि कोई और पर्चा दाखिल होता है या नहीं होता है, लेकिन अचानक वहां पर साध्वी निरंजन, उनके नाम की भी चर्चा थी, पर अचानक जब वो पहुंची है तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो भी वहां पर कहीं पर्चा न दाखिल करे या फिर क्या कुछ हो रहा है। पर पंकज चौधरी को जो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो उनको वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बना रहा है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो केंद्रीय नेतृत्व की प्रतिद्वंद्विता दिखती है उसमें भी उनको एक मोहरा बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है कि साध्वी निरंजन ज्योति का भी पर्चा फाइल हो जाए। जी हाँ। चूंकि अगर मुझे जहां तक लगता है समीर जी, पंकज चौधरी योगी आदित्यनाथ की पसंद नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही क्षेत्र से आते हैं लगभग, और पंकज चौधरी जो है वो कई बार के सांसद भी हैं और वित्त राज्य मंत्री भी हैं, और शायद वो जो कौन सा तेल आता है राहत रू उसके मालिक भी हैं। और ये है कि अब किसी और का होता तो नाम बदल दिया जाता है। बिल्कुल बदल दिया था। राहत भी और रूह भी दोनों जो हैं, चूंकि वो जो अरब कंट्रीज है उनमें बहुत जाता है, तो राहत रू। उसी तरीके से जैसे अल कबीर जो है सबसे बड़ा यहाँ का स्लैटर हाउस जो है, उसके मालिक शायद कुछ सब्बरवाल बताए जाते हैं, तो इसी तरीके से तो राहत रूह के मालिक जो है वो पंकज चौधरी साहब हैं। तो अब जो है ये राहत रूह जो है समीर जी, इसके मालिक साहब जो हैं किसकी रूह को राहत देंगे और किसकी रूह को आफत देंगे बीजेपी में, ये एक नया संघर्ष वहां से उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। हो सकता है योगी जी को मना लिया जाए कि आप अपना प्रत्याशी खड़ा मत कीजिए, लेकिन अगर खड़ा कर देते हैं तो एक स्थिति जो है वहां, इसका मतलब अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ जो चर्चाएं चलती रहती हैं वो जमीन पर भी देखने को मिल सकती हैं। हालांकि अभी तक चर्चा यही है कि केवल पंकज चौधरी अपना नामांकन दाखिल करेंगे, और अगर मान लीजिए कोई दूसरा करता भी है और योगी आदित्यनाथ किसे करवा भी देते हैं तो जो पीठासीन अधिकारी होंगे पर्चा खारिज भी कर सकते हैं दूसरे का। तो ये भी हो सकता है। लेकिन अच्छा हो, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शशि थरूर चुनाव लड़े थे, इसी तरीके से बीजेपी में भी जो है यहाँ पंकज चौधरी के खिलाफ अगर साध्वी निरंजन ज्योति चुनाव लड़ रही हैं तो लड़ने दिया जाए, दिक्कत क्या है। लेकिन वो अचानक जब वहां पहुंची है पार्टी कार्यालय तो लोगों को ऐसा लगा कि शायद वो, चूंकि वो उनके नाम की भी जोरदार चर्चाएं थी कि वो प्रदेश अध्यक्ष बन सकती है, जो तमाम पैरामीटर्स हैं उन पर वो खरी उतरती हैं, दूसरे पिछड़े वर्ग से भी आती हैं और महिला भी हैं, तो इसलिए लग रहा था। लेकिन
अभी पंकज चौधरी का ने नामांकन फाइल किया है, अब वो प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं नहीं बनते उस पर हम रहेगी नजर क्या कुछ होता है। लेकिन इधर लगातार केरल में और जो तेलंगाना में स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, बड़ी बढ़त ले रही है कांग्रेस पार्टी, उस पर भी हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। और इधर कल वोट चोरी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। वहीं असम में भी राजनीति धीरे धीरे गरमा रही है, क्योंकि वहां भी चुनाव आने वाले हैं। बड़ी संख्या में लोग दूसरी पार्टियों को, बीजेपी और तमाम अन्य पार्टियां हैं उनको छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। गौरव गोगोई को सुनते हैं, असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। कल उन्होंने कई लोगों को कांग्रेस पार्टी में शामिल किया और क्या कुछ कह रहे हैं सरकार को लेकर, एक बार सुनते हैं गौरव गोगोई को। आपसे इस भेंट में शामिल होने से पहले इन सभी का परिचय हमने एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज केसी वेणुगोपाल जी के साथ इनका परिचय हमने करवाया और केसी वेणुगोपाल जी के द्वारा इनको हमने कांग्रेस पार्टी में आज शामिल किया है। और जो असम के लोग हैं, जो असम की राजनीति को पिछले कई महीनों से अध्ययन कर रहे हैं, उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए हर महीने का 10 तारीख एक परंपरा हो गया है। इसकी शुरुआत 10 सितंबर से हुई थी कि 10 सितंबर में हमारे कई दिग्गज लोग जो आज भी हमारे बीच में हैं, एजीपी, बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। उसमें से हमारे पूर्व विधायक एजीपी के सत्यव्रत कलिता जी आज हमारे बीच में हैं। और फिर ये सिलसिला जारी रहा। 10 अक्टूबर को लोग शामिल हुए और 10 नवंबर के तारीख में लगभग एक ही दिन में, एक ही समय पर अलग अलग जिलों में 11,000 लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। ये एक झलक है कि किस प्रकार से असम में हवा का रुख बदल रहा है। और आज हम बहुत आभारी हैं, कृतज्ञ हैं कि आप देखें कि मंच पर बोडो समाज, कार्बी समाज, मिसिंग समाज, आदिवासी समाज, कुछ राजवंशी समाज, अनुसूचित जाति समाज, अहोमिया समाज, रिलीजियस माइनॉरिटी समाज, ये सारे समाज के नेतागण आपको देखेंगे। बीटीआर एरिया से, कार्बी आंगलोंग एरिया से, धुबरी से, जागीरोड से, तिनसुकिया से। तो और ये सारे जो विभिन्न जो असम की जो डाइवर्सिटी है, हर कम्युनिटी से लोग आज कांग्रेस दल में शामिल हो रहे हैं। और एक कारण, जो एक समस्या जो सारे समाजों में है और सारे प्रांतों में है,